Welcome again, students. Today we are going to discuss the Kepler's law of planetary motion. केपलर नाम से हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने जो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में कुछ लॉज हमें दिए हैं। 3 लॉज दिए हैं बेसिकली उन्होंने कि किस तरह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, जो फर्स्ट लॉ है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉ जो केपलर ने हमें दिया था वो क्या था? ईच एंड एवरी प्लेनेट revolves around the sun in an elliptical orbit. And sun is situated at one of its foci. ओके, क्या था? केपलर्स फर्स्ट प्लैनेटरी मोशन का जो लॉ था वो क्या था? हर एक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। और सन क्या है? एक फोसाई के ऊपर सिचुएटेड है जो इलिप्टिकल शेप रहती है बच्चों। ये इस तरह की शेप होती है। ये अगर हम बात करें, ये एक इलिप्टिकल शेप है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सर्कुलर शेप, ये हमारे पास एक सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप का जो सेंटर रहता है वो एक ही सेंटर रहता है। और जो इलिप्टिकल शेप है इसके हमारे पास 2 सेंटर्स रहते हैं, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, F1 और F2। और इन सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ओके, तो प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग सन क्या है? एक फोकस के ऊपर सिचुएटेड है। वन ऑफ फोसाई इज द प्लुरल ऑफ फोकस। सो या तो सन हमारा यहाँ पर सिचुएटेड है या फिर यहाँ पर सिचुएटेड है। और प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन के अराउंड हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं। सपोज हमने ये फोकस अगर इसका कंसीडर किया है तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? सन रहेगा। और सपोज यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्लैनेट ले लिया जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो ये हमारे पास केपलर का क्या था? फर्स्ट लॉ था। अब हम बात करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकंड लॉ जो दिया था केपलर ने, क्या था हमारे पास? वो था इक्वल एरिया इज swept out in equal interval of time. In equal interval of time, or aerial velocity is constant. Aerial velocity is constant. Okay. अब इक्वल एरिया इज स्वेप्ट आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मीनिंग है? सपोज ये प्लेनेट अपनी जर्नी के दौरान सपोज किसी पॉइंट यहाँ पर है P1 पर, ठीक है, थोड़े टाइम T के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और किसी पॉइंट P2 के ऊपर चला जाता है। अब सन से अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करें तो ये हमारा सन से डिस्टेंस है और इस P2 पॉइंट के लिए ये हमारे पास डिस्टेंस है। और सेम यही प्लेनेट रिवॉल्व करके अपनी पोजीशन यहाँ पर आ जाता है P3 पोजीशन के ऊपर। यहाँ से P1 पोजीशन से P2 तक जाने में इसने टाइम लिया है T के इक्वल। अब सेम टाइम T के अंदर ये P3 पोजीशन से किसी नई पोजीशन P4 के ऊपर आ जाता है। ओके, अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास, अब हमारे पास 2 एरिया बने। पहला इमोशन के लिए P1 से P2, एक तो हमारे पास एरिया है
ये एरिया, ओके, और दूसरा एरिया है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इक्वल एरिया इज स्वेप्ट आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब दोनों के अंदर टाइम इंटरवल क्या है, P3 से P4 तक जाने में भी T टाइम लिया है और P1 से P2 तक जाने में भी सेम टाइम लिया है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जितना एरिया, ये जो एरिया है हमारे पास, अगर सन किसी पॉइंट O के ऊपर है तो एरिया जो है हमारे पास, एरिया O P1 P2 विल बी इक्वल्स टू एरिया O P3 P4। ओके, ये हमारे पास क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग, अब जो इससे पहले थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हमें इलिप्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ये सपोज हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये जो एक्सिस हमें नजर आती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक की जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस रहती है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो एक्सिस रहेगी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। ओके, और अगर हम सिर्फ इतने से डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये रहेगी हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ओ से, ये पॉइंट्स नाम देता हूँ, O A B C D, O से A तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। O से B तक जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ओके, और फोकस हमारा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सन सिचुएटेड है। ओके, यहाँ पर हमारा सन सिचुएटेड है और प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। ओके, लेट्स कंसीडर दैट, सपोज हमारा प्लैनेट यहाँ इस पोजीशन से चलना स्टार्ट कर देता है और दोबारा से रिवॉल्व करके दोबारा इसी पोजीशन पर आ जाता है किसी टाइम t के अंदर। तो इस टाइम t को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या रहता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। जैसे कि हम हमारे अर्थ की बात करते हैं, द अर्थ का जो टाइम पीरियड है अराउंड द सन वो कितना है, 365.25 डेज, 365.25 डेज, 365.25 डेज, ये हमारा अर्थ का क्या है, टाइम पीरियड है अराउंड द सन। मींस अर्थ जो है सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 365.25 दिन का समय लेती है। ओके, तो जो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of the planet is directly proportional to the cube of the semi major axis of the orbit। ओके, क्या है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अगर हम सपोज करते हैं कि जो सेमी मेजर एक्सिस है वो r के इक्वल है और टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट t के इक्वल है, तो जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा t स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास सपोज कोई कांस्टेंट आ जाता है k, तो r स्क्वायर
r cube इज इक्वल टू k टाइम्स t स्क्वायर और t स्क्वायर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट r cube upon t square is equals to constant. So students, these are the Kepler's law of planetary motion, and now we are going to discuss some numericals on the gravitation. So this is our first numerical, and the gravitational force between the two objects is F. Okay, here the gravitational force between the two objects is F according to Newton's लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स रहता है वो G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर के इक्वल रहता है. यहाँ पर r क्या है, मासेस के बीच का डिस्टेंस है, और m1 और m2 रिप्रेजेंट करते हैं मासेस की मैग्नीट्यूड को. ओके, और G हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. सो यहाँ पर जो फोर्स दिया है F के इक्वल, तो F किसके इक्वल रहेगा हमारे पास G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. तो हाउ विल द फोर्स चेंज, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. मींस इनिशियली हमारे पास डिस्टेंस क्या था, r था, और हमने इस डिस्टेंस को कम कर दिया है. मींस हमारे पास नया डिस्टेंस है कोई r प्राइम, और उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल R बाय 2 है. पहले वाले डिस्टेंस का हमने हाफ कर दिया है. तो हमारे जो फोर्स के ऊपर है वो क्या इफेक्ट होगा, हमें पता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के. तो जो नया फोर्स रहेगा वो भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा नए डिस्टेंस के स्क्वायर के. अब नए डिस्टेंस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r by 2 square, and it is equals to 1 by r square by 4. So we have F prime directly proportional to 4 into 1 by r square, and in place of 1 by r square we can put the value F. So F जो रहेगा हमारे पास F prime वो क्या हो जाएगा, 4 times of the F. इनिशियल फोर्स के 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा फोर्स, जब हम क्या करते हैं, हमारे जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं. अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है कि द मास ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुपल. मींस हमने हर एक ऑब्जेक्ट के मास को 4 गुना कर दिया है. इट मींस m1 प्राइम जो नया मास है, m1 प्राइम किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मास के, और m2 प्राइम जो नया मास है ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के. सो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मासेस के. तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, F प्राइम विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 प्राइम एंड m2 prime. Okay, and the value of m1 and m2 is 4 times of m1 and it is 4 times of m2. So F prime will be equals to 16 times of m1 and m2, and in place of m1 m2 we can put F prime will be equals to 16 times of F. So जब हमने क्या कर दिया है, हर एक ऑब्जेक्ट के मास को 4 गुना कर दिया है, तो हमारा जो फोर्स है वो 16 गुना बढ़ जाएगा. ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्फीयर ऑफ मास 40 kg. और द मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड बाय m1 एंड इट इज इक्वल टू 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg. Let the m2 be 15 kg when their centers are 20 centimeter apart. So the value of distance between their centers is 20 centimeter, or 20 into 10 raised to power minus 2 meter, or 2
into 10 raised to power minus 1 or 0.2 meter. Okay, then with a force of 0.1 milligram weight. Okay, the value of force is 0.1 milligram weight. Okay, first we convert milli 0.1 or milli we will use 10 raised to power minus 3. Milligram is converted into 10 raised to power minus 3. Gram weight, and it is equals to, when we remove this point we have 10, so it is equals to 10 raised to power minus 4 gram weight. Let me convert it into kilogram weight. It will be equals to 10 raised to power minus 4 into 10 raised to power minus 3 kilogram weight, and we know that 1 kilogram weight is equals to 9.8 Newton. So the force will be equals to 10 raised to power minus 7 into 9.8 Newton. Okay, this is the force acting between these two spheres having masses 40 kg and 15 kg. So we have to find out the value of gravitational constant, that is the value of G. Okay, again using the formula, Newton's gravitational formula, F is equals to G m1 m2 divided by r square. From there we have to find G. Then G will be equals to F r square divided by m1 m2. Let's put the values one by one. In place of F we will put this value 10 raised to power minus 7 into 9.8 into, in place of r, 0.2 square divided by m1 m2. m1 is 40 and m2 is 15. When we solve these values, we have the result 6.53 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, so this is the value of universal gravitational constant for this system. And our next question is, we have a geostationary satellite, and geostationary satellites are those satellites which focus on a particular part. Okay, means like we have to investigate some particular area, then we design a geostationary satellite which revolves with the time period of Earth around the Earth. Okay, means उनका जो time period रहता है वो Earth के time period के बराबर ही रहता है, 24 घंटे का ही। वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर ही फिक्स रहते हैं। जैसे सपोज ये हमारी अर्थ है और सपोज हमें इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व करना है, तो हम एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे यहाँ पर, जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया को ही सर्विलेंस के अंदर रखेगा। और अर्थ जैसे जैसे अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहेगी, ये भी साथ ही जितने टाइम के अंदर अर्थ अपना एक सर्कुलर मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगी अपनी एक्सिस के अराउंड, उतने टाइम के अंदर ही ये जियो स्टेशन सैटेलाइट भी अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हमने एक जियो स्टेशन सैटेलाइट को कितनी हाइट के ऊपर, 5r के ऊपर, अर्थ के सरफेस से 5r डिस्टेंस के ऊपर, मीन्स इस सरफेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5r के इक्वल है, और r हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो एक r ये भी रहेगा, तो अर्थ के सेंटर से इसका टोटल जो डिस्टेंस रहेगा वो 6r के इक्वल रहेगा। तो हियर द r1 is equals to 5r plus r. Here the one extra r is for the radius of the earth. It is equals to 6 times of r, and we have to find the time period of the another satellite at a height of 2r. वो हमारे पास क्या है, दूसरी हाइट 2r के ऊपर है, तो यहाँ पर सेकंड जो हाइट है उसको मैं r2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो किसके इक्वल है, 2r, और एक r किसके लिए रहेगा, हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ के लिए रहेगा, तो ये हमारे पास 3r के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, t1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, वो किसके इक्वल रहेगा, 24
आवर्स के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये कैसा सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड रहता है वो 24 आवर्स के इक्वल रहता है। तो हमें फाइंड आउट करना है T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिजल्ट था, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ओके, सो अगर हम T1 के लिए बात करेंगे तो ये R1 हो जाएगा, और T2 के लिए हम अगर बात करते हैं तो ये R2 क्यूब हो जाएगा। अब सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा T2 स्क्वायर डिवाइड बाय T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 क्यूब डिवाइड बाय R1 क्यूब। और R2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 3R के इक्वल है, 3R अपॉन जो R1 की वैल्यू है वो 6R के इक्वल है, 6R इस कंप्लीट का क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है T2 की, तो यहाँ से जो T2 रहेगा हमारे पास, T2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू T1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2 क्यूब, जो क्यूब रहेगा वो हमारे पास 8 के इक्वल रहेगा, और T1 की वैल्यू है 24, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइड बाय 8, एंड इट इज अगेन द for the T2 it will be square root of 24 into 24 divided by 8. Okay, so it will be equals to square root 70 square root 72 R, और it is equals to T2 72 can be written as 36 multiplied by 2 square root, and it will be equals to 6 root 2 R। तो 6 स्क्वायर रूट 2 R हमारे पास जो सेकंड सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड रहेगा, 6 root 2 will be the time period of the second satellite. So dear students, this is all about today's video. Thank you. Have a nice day.